हाय एवरीवन, माई सेल्फ अजय पटेल। एक्ट्स की सीरीज चल रही है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में 1853 के चार्टर एक्ट तक देख लिया था। अब हम आगे के एक्ट से देखेंगे। अगर हम 1947 तक जितने भी एक्ट्स अंग्रेजों के द्वारा लाए गए हैं उन तमाम एक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करें तो एक तरफ तो वो सभी एक्ट्स हो जाएंगे जो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए लाए गए थे, जैसे कि 1773 का रेगुलेशन एक्ट, 1781 में सेटलमेंट एक्ट लाया गया, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, 1786 में एक्ट लाया गया और कई सारे चार्टर एक्ट लाए गए। तो ये जितने भी एक्ट्स लाए गए 1857 के पहले तक ये कंपनी को रेगुलेट करने से रिलेटेड थे। 1857 में 1857 के बाद कंपनी का रूल भारत से खत्म हो जाता है और क्राउन रूल शुरू हो जाता है। तो अब 1857 से लेकर के 1947 तक जितने भी एक्ट्स आएंगे अब क्राउन रूल से रिलेटेड होंगे। तो ऐसा क्यों होता है, कंपनी का शासन क्यों हटा दिया जाता है भारत से? तो उसके पीछे का कारण था 1857 का विद्रोह, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। ये जो 1857 में जो विद्रोह हुआ उसे हमने क्रांति का नाम दिया है। अब जब हम किसी विद्रोह को क्रांति का नाम देते हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि सत्ता में आमूलचूल परिवर्तन होना। तो वो विद्रोह इतने बड़े लेवल पे था कि उसे क्रांति का नाम दिया गया था, ठीक है। और उस क्रांति से अंग्रेजों के मन में एक भय बैठ गया था। हालांकि उन्होंने जैसे तैसे इसको सप्रेस कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है अभी हमें यहाँ से छोड़ के भागना पड़े, लेकिन वो एक प्रॉपर वे में नहीं किया गया था, एक प्लानिंग के साथ नहीं हुआ था। इस वजह से भारतीयों को सफलता नहीं मिलती है और फिर आगे चाह के 1947 में सफलता मिलती है। तो इससे 1857 के विद्रोह से अंग्रेजों के मन में एक बात तो सामने आ गई थी कि कंपनी यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रही है, इस वजह से ये विद्रोह हुआ, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक अध्यादेश पारित होता है और उस अध्यादेश के तहत ये डिसीजन लिया जाता है कि अब से कंपनी का रूल भारत में खत्म किया जाता है और क्राउन रूल शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस कड़ी में जो क्राउन रूल की कड़ी में जितने भी एक्ट्स आए हैं उसमें सबसे पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या प्रोविजन थे वो देख लेते हैं हम। तो जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी के शासन को हटा दिया गया और क्राउन का शासन शुरू हो गया। तो इसमें एक फीचर तो यही था कि कंपनी के रूल को यहाँ अब 1857 के बाद से कंपनी का रूल भारत में खत्म हो जाएगा। अब जबकि कंपनी का रूल भारत में खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन जो हैं उनके भी फंक्शन अबोलिश कर दिए जाएंगे, क्योंकि वो किसके सिस्टम है, वो कंपनी के सिस्टम है। अब क्राउन रूल शुरू होगा तो क्राउन रूल के तहत एक पूरा नया सिस्टम तैयार किया जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इनके फंक्शन को अबोलिश कर दिया जाएगा। क्राउन रूल में क्या होगा कि भारत का एक वाइसराय होगा, ठीक है, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दो पोस्ट बनाई गई, एक वाइसरॉय बनाया गया और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को 15 मेंबर काउंसिल असिस्ट करेगी। अब ये जो वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो वाइसरॉय क्या था? वाइसरॉय एक्चुअल में ये जो वर्ड है वाइसरॉय, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक है वाइस और दूसरा है रॉय। वाइस मीन्स होता है इन द प्लेस ऑफ और रॉय मीन्स होता है किंग, मतलब कि किंग के स्थान पर कोई और व्यक्ति यहाँ पर राज करे। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के क्राउन ने एक व्यक्ति को यहाँ पर डेजिग्नेट किया, उसे वाइसरॉय नाम दिया गया। अब ब्रिटेन का जो क्राउन है वो खुद तो यहाँ पर राज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो ब्रिटेन है वो यूरोप कंटिनेंट की एक कंट्री है और इंडिया कहाँ है? इंडिया आता है एशियन कॉन्टिनेंट में। तो 7 समुद्र पार से कोई व्यक्ति भारत के ऊपर राज कैसा करेगा? तो उसने एक व्यक्ति को डेजिग्नेट किया जो यहाँ पर राज करेगा, ठीक है, यहाँ का शासन चलाएगा, उसे वाइसरॉय कहा गया। और इस प्रकार की जो पहले वाइसरॉय बने उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, ओके। अब हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में जान लेते हैं। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता था? ब्रिटिश कैबिनेट में से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चुना जाता था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो होता था वो रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, मतलब वो किसको रिपोर्ट करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर एक काउंसिल होती थी। उस 15 मेंबर काउंसिल में से 7 मेंबर जो है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में से अपॉइंट किए गए थे और 8 मेंबर जो है वो क्राउन द्वारा अपॉइंट किए गए थे,
ठीक है। तो ये जो एक तरह से ये जो 15 मेंबर काउंसिल थी, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। तो ये थे कुछ प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में। और अंग्रेजों को ऐसा लगता है कि ये जो कंपनी के रूल को हटा दिया हमने और क्राउन का रूल लिया है, लेकिन क्राउन के रूल ले आने के बाद भी भारत में भारतीयों का विद्रोह शांत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भारतीयों के लिए तो हम अंग्रेजी ना, मतलब कि एक जो परसेप्शन, एक जो नजरिया, जो छवि खराब हो गई है, उसको थोड़ी नहीं बनाया जा सकता। है तो अभी भी हम अंग्रेजी भारतीयों के लिए। अभी तक हम कंपनी के रूप में शासन कर रहे थे, अब क्राउन के थ्रू शासन करेंगे, लेकिन है तो अंग्रेज। तो ये भारतीय जो है ये फिर से विद्रोह करेंगे, ठीक है। और अगर हमें इस विद्रोह को शांत करना है, जो हम अगर ऐसा चाहते हैं कि फिर से ऐसा विद्रोह नहीं हो, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भारतीयों की ही मदद लेना चाहिए भारतीयों पर शासन करने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कुछ काउंसिल्स बनाई, इंडियन काउंसिल, और उसके लिए एक्ट लाया गया 1861 में। फिर 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उनको फिर दूर किया गया 1892 में ला करके, और फिर नेक्स्ट 1909 में ला करके। इस प्रकार से 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, और उसमें क्या प्रोविजन थे वो देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि भारत के ऊपर शासन करना मुश्किल होगा बगैर भारतीयों की सहायता के, तो इसलिए उन्होंने 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसमें ऐसा प्रोविजन दिया कि 3 भारतीयों को वाइसरॉय अपनी काउंसिल में, यानी इंडियन काउंसिल में नॉमिनेट करेगा। तो वो 3 भारतीय कौन कौन से थे, 3 इंडियंस कौन कौन से थे वो? उनमें पहले थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इनको इंडियन काउंसिल में नॉमिनेट किया गया, ठीक है। दूसरा फिर इसमें था कि इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स टू मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज। जो हमने पिछले वीडियोस में देखे थे 1773 का रेगुलेशन एक्ट, जिसके थ्रू एक सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई थी, और जो कि 1833 के चार्टर एक्ट तक आते आते सेंट्रलाइजेशन एक्सट्रीम पे पहुंच गया था। अब इस एक्ट के तहत डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई, मतलब कि बॉम्बे और जो मद्रास प्रेसिडेंसीज थी उनको लेजिस्लेटिव पावर वापस रीस्टोर कर दी गई। अब वो अपना खुद का विधि निर्माण कर सकते थे, खुद के लिए लॉज वगैरह बना सकते थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या था कि लेजिस्लेटिव 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की गई। एक तो बंगाल में की गई 1862 में, फिर NWFP यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी जो आज का जो पाकिस्तान वगैरह आता है, बलूचिस्तान वगैरह, ये जो एरिया आता है उसमें, और अफगानिस्तान का कुछ एरिया। और इसके बाद फिर पंजाब में इस्टेब्लिश की गई 1897 में। तो ये 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की गई। एक तो बंगाल में 1862 में, NWFP में 1866 में, और पंजाब में 1897 में। इसके अलावा इसमें जो सबसे अच्छा एक प्रोविज़न था वो था पोर्टफोलियो सिस्टम। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है उसको देख लेते हैं। पूरी एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास आपको पता है सभी कई प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि सैन्य से रिलेटेड भी होती है, फिर उसके बाद जल वगैरह आपूर्ति होना, खाद्य की आपूर्ति होना, सुरक्षा की आपूर्ति होना, ऐसे कई सारे काम होते हैं। तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि पूरी गवर्नमेंट की जो बॉडीज थी उनको कई डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया, और हर एक व्यक्ति को एक एक मंत्रालय, एक एक मिनिस्ट्री सौंप दी गई कि आपकी ये अथॉरिटी, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिससे वो व्यक्ति क्या उस काम को, अपने काम को शिद्दत के साथ करें। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम था जो कि इस एक्ट के तहत लाया गया था। अब कुछ अच्छी बातें भी थी, जैसे कि इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम भी था, और इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। ड्रॉबैक हमने क्या थे, ड्रॉबैक हम जैसे कि देखते हैं कि इसमें जो 3 लोग अपॉइंट किए गए थे, एक तो कौन कौन से, एक तो जो महाराजा ऑफ पटियाला और राजा ऑफ बनारस और सर दिनकर राव, ये जो 3 लोग अपॉइंट किए गए थे, ये वाइसरॉय के द्वारा नॉमिनेटेड थे, ये इलेक्टेड नहीं थे। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसका, ठीक है। तो नॉमिनेट अब जब वाइसरॉय करेगा तो वो अपने हिसाब से नॉमिनेट कर लेगा, वो उन लोगों को नॉमिनेट कर लेगा जो उसके इशारों पर नाचे, ठीक है। तो एक तरह से कठपुतली का काम कर रहे थे ये तीनों के तीनों अंग्रेजों के लिए। एक इसमें ये ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक ये था कि इतना बड़ा भारत है जिसमें कि
आज का जो पाकिस्तान है वो भी भारत में ही आता था उस वक्त, अफगानिस्तान का कुछ एरिया आता था, बांग्लादेश आता था। ठीक है, इतना बड़ा भारत है और इतने बड़े भारत में सिर्फ 3 भारतीयों को आपने नॉमिनेट किया है ना, बाकी सारे के सारे अंग्रेज है। तो ये एक ड्रॉबैक था। फिर इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए 1892 में एक एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें जो है कि फिर मेंबर की संख्या बढ़ाई गई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों में मेंबर की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन ऑफिशियल जो मेजोरिटी थी वो मेंटेन रही। मतलब कि मेजोरिटी में तो अंग्रेज ही थे, भारतीयों को इसमें जगह दे दी गई इंडियन काउंसिल में, लेकिन मेजोरिटी में तो अंग्रेज ही थे। दूसरा इसमें प्रोविजन था 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में कि बजट के ऊपर अब डिस्कस करने के लिए और क्वेश्चन पूछने की उनको छूट दे दी गई भारतीयों को। लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं निकलता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, कोई मिनिस्टर इस प्रकार का एक रिजोल्यूशन लेकर के आता है कि ये इस डिपार्टमेंट में इतना खर्च नहीं होना चाहिए, ये हमें इतना आवश्यक नहीं है, हमें इस चीज पर खर्च करना चाहिए, तो उसकी बात को दरकिनार कर दिया जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी, मेजोरिटी तो अंग्रेजों के पास थी ना। तो एक इसमें डिफॉल्ट था, अगर आपने बजट से रिलेटेड एक छूट दे भी दी भारतीयों को तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि भारतीयों के पास उस वक्त मेजोरिटी नहीं थी। ठीक है, तो ये कुछ डिफॉल्ट भी थे इसमें। इसके अलावा इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ some non-official members of the Central Legislative Council by the Viceroy on the recommendation of the Provincial Legislative Council and the Bengal Chamber of Commerce, that of the Provincial Legislative Council by the governors on the recommendation of the district boards, municipalities, universities, trade associations, जमींदार and chambers। तो ये अपॉइंट करने का इसमें एक प्रोविजन दिया गया है। तो ये 1892 का हमने देखा इंडियन काउंसिल एक्ट। अब हम देखते हैं 1909 का एक्ट, इसे हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के जब नाम आएंगे, एक तो अभी आ रहा मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, अब जब 1919 का एक्ट आएगा आगे चल के हम देखेंगे 1919 का एक्ट, उसमें आएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो इस प्रकार के जो नाम आएंगे तो उसमें क्या होगा, जो पहला नाम रहेगा वो किसको प्रीफर करेगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, और दूसरा नाम जो होगा वो वायसराय को रिफर करेगा। तो इसमें जो मोर्ले थे वो कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो भारत के वायसराय थे। तो उन्हीं के नाम पर इसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, एक्ट ऑफ 1909। अब इसमें क्या प्रोविजन थे, तो इसमें जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों में नंबर ऑफ मेंबर को इंक्रीज किया गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से 60 कर दिया गया, जबकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक यूनिफॉर्म नहीं था, क्योंकि अलग अलग प्रोविंसेस थी, अलग अलग मेंबर थे, तो वो यूनिफॉर्म नहीं था। बाकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 16 से 60 कर दिया गया। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उनको रिजोल्यूशन लाने के लिए, अब बजट के ऊपर रिजोल्यूशन लाने के लिए उनको एक छूट दे दी गई, और वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कर सकते थे। इसके अलावा इसमें एक जो पहली बार अच्छा काम हुआ वो ये था कि अब भारतीय वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी शामिल हो सकते हैं। जो इंडियंस है वो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी शामिल हो सकते हैं। एक्चुअल में अभी तक लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल हो सकते थे, लेकिन वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल नहीं हो सकते थे। इस एक्ट के तहत पहली बार ऐसी छूट मिली। तो इस प्रकार के जो पहले इंडियन थे जो कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर इसके अलावा इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और फिर मुस्लिम लीग अंग्रेजों से ये लगातार गुहार लगा रहा था कि हम लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए जगह दी जाए। तो जब मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए का प्रोविजन बनाया गया। इस प्रकार से जो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट जो कहा जाता है वो है लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है, तो लॉर्ड मिंटो है। इसके अलावा फिर इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। तो इसमें इस एक्ट के तहत जो यूनिवर्सिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जमींदार, इनके लिए भी इलेक्टोरेट की एक
एक प्रोविज़न दिया गया है। ये कुछ इंडियन काउंसिल एक्ट थे और इसके पहले हमने 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।